तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 जो आपका जनरल जीएस है, इसके लिए हम लोग 50 टेस्ट को कवर करेंगे। और वहीं जो आपका पेपर 2 है झारखंड स्पेशल, इसके लिए भी हम लोग 50 टेस्ट को कवर करेंगे। इसमें से जो आपका पेपर 1 का पहला टेस्ट 4 भाग में, पेपर 1 का दूसरा टेस्ट 4 भाग में, और उसी तरह पेपर 1 का जो तीसरा टेस्ट है इसको भी हम लोग 4 भाग में कंप्लीट करेंगे। तो ये पेपर 1 का टेस्ट नंबर 3 है और ये टेस्ट नंबर 3 का पार्ट 1 होगा। और इस टेस्ट को भी हम लोग आने वाले 4 भाग में इसको बांट के पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास, इसके अंतर्गत वैदिक काल, और वैदिक काल में भी हम लोग केवल ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल को नहीं। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग मुस्लिम आक्रमण, इसके अंतर्गत हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। और वहीं आधुनिक भारतीय इतिहास में हम लोग प्लासी युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पेपर 1 टेस्ट नंबर 3 इसका डिस्कशन करेंगे और इसका ये पहला पार्ट है। सबसे पहले आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोगों को केवल ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल के बारे में नहीं। तो ये हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि सैंधव यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ था उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता कहा जाता है। आर्यों व उनकी सभ्यता का जो प्रमुख ज्ञान का स्रोत है वो आपका वेद है, जिनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्रचलित और सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण जो है वो वेद है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो है वो उल्लेख वो 36 बार देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई थी, और जिसमें सबसे पहले आपका ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया था। और आर्यों की सभ्यता का अगर हम लोगों को जानकारी चाहिए तो इसके लिए हमारे पास वेद है, जिससे हम लोगों को आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए देखते हैं, ये जो आर्य हैं, आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। और ये जो आर्य हैं इनका मूल निवास कहाँ पे था, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, तो उसको देख लेते हैं। तो आर्यों के मूल निवास स्थान पर विद्वानों में अनेक मत है। यहाँ पे सामान्यतः यह माना जाता है कि ये जो आर्य लोग हैं वो आपके मध्य एशिया यानी कि यूरेशिया के आल्प्स पर्वत का ये पूर्वी क्षेत्र के निवासी है। तो देखिए, एशिया और यूरोप को विभाजन करने वाला जो पर्वत है उसको बोलते हैं आल्प्स पर्वत, और इसी आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्र के ये निवासी रहे होंगे आर्य लोग, ऐसा मान्यता है। सिंधु सभ्यता को आर्यों द्वारा नष्ट करके बसाए जाने की परिकल्पना भी प्रस्तुत की गई है, किंतु उनके कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। अतः इसे केवल अनुमान माना जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को आर्य के द्वारा नष्ट किया गया होगा, फिर आर्य संस्कृति अपनी जो वो एक तरह से यहाँ पे सभ्यता स्थापित की है। ये केवल ऐसा मानव है, माना जाता है ऐसा, ये सही है नहीं ऐसा, ठीक है ना इसका, क्योंकि कोई भी इसका जो है वो पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। अब देख लीजिए, हमेशा आप देखते होंगे सप्त सैंधव प्रदेश। तो भारत आगमन के पश्चात आर्यों ने जिस निवास क्षेत्र में मतलब जिस क्षेत्र में निवास किया उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र। तो देख लीजिए, ये है भारत का मैप। इसमें दिखेगा आपका 2 हम लोग देखेंगे, एक है आपका ऋग वैदिक काल, एक है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में आर्य लोग इस वाले रीजन में आकर बसे थे यहाँ पे, जबकि उत्तर वैदिक काल में पूरे आर्य लोग पूरे उत्तर भारत में फैल गए थे। ठीक है, इस तरह से स्टार्टिंग में ये सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में रहे थे, जहाँ पे बेसिकली 7 नदियों का ये संगम था। सिंधु, सरस्वती, एक है सतुद्री जिसको सतलज नदी कहा जा रहा है, और बिपाशा जिसको ब्यास नदी है, और रावी नदी को पारुष्णी कहा जाता था, झेलम को वितस्ता कहा जाता था। इसके अलावा है आस्किन। ये टोटल 7 नदी मिलकर सप्त सिंधु क्षेत्र बनाते थे। आज यह क्षेत्र पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब व फिर हरियाणा वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस वाले रीजन को ही हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। वैदिक शब्द का अर्थ, तो वैदिक शब्द जो है वो वेद धातु से बना है, और इसका जो अर्थ होता है वो देखिए, इसका जो अर्थ है वो होता है ज्ञान। तो वैदिक शब्द जो है वो वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता वो आर्य थे, और आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ।
उत्तम, कुलीन या फिर उत्कृष्ट माना जाता है। 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ नस्ल के रूप में किया था और आर्यों की भाषा जो है वो कैसी थी? संस्कृत थी। अब देखिए वैदिक साहित्य के बारे में। पहले तो हम लोग आर्य के बारे में जाने, उसके बाद आर्यों का मूल निवास कहाँ था वो जाने, उसके बाद ये सप्त सिंधु वाले प्रदेश में आके रहे उसके बारे में देखें। फिर हम लोग देखें कि आर्य की क्या परिभाषा है वो देखिए। आर्य शब्द का सब सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किन व्यक्ति ने किया था। उसके बाद अब हम लोग वैदिक साहित्य की ओर चलते हैं। वैदिक साहित्यों में हम लोगों को वेद जानना है। वेद के अलावा अगर देखें तो हम लोग वेद पढ़ते हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं, उपनिषद, इन सभी को इसमें जो है वो शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें वेदांग को भी शामिल किया जाता है, पुराण को भी शामिल किया जाता है और इसको जो है हम लोग डिटेल से यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम लोग वेद की चर्चा करते हैं कि ये जो वेद है ये क्या है क्या नहीं है। सो ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। वेद की बात की जाए तो वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन सभी के बारे में पर्याप्त जानकारी देखने को मिलती है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र अगर स्रोत की बात की जाए तो केवल और केवल वेद है। वेदों का संकलन करने वाले जो ऋषि हैं इनका नाम है महर्षि वेद व्यास और साथ ही साथ इनके साथ जो है वो कृष्ण द्वैपायन इनको भी कहा जाता है। तो वेदों का संकलन करने वाले ऋषि महर्षि वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है और वे महाभारत के भी रचनाकार थे और वेदों के संकलन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है। ठीक है, तो वेदों का संकलन करने वाले जो ऋषि है महर्षि वेद व्यास, इसी को ही कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है जो कि महाभारत का भी रचनाकार थे और साथ ही साथ ये वेदों का संकलन करने के लिए जाने जाते थे। वेदों की संख्या देखी जाए तो वो आपका 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इसके अलावा ऋग्वेद की बात की जाए तो ये आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की जानकारी देता है और ये बताया जाता है कि ये सबसे प्राचीन वेद है। यह एक ऐसा वेद है जो कि ऋचाओं में बद्ध है। ऋचाओं यानी कि इसमें मंत्र वगैरह देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में देखी जाए तो इसमें 10 गो मंडल, 1028 यानी कि 10-28 सूक्त और 10,538 ऋचाएँ हैं यानी कि मंत्र हैं और इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को आपका होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो पहला और जो 10वां भाग है वो बहुत बाद में इसको जोड़ा गया है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और जहाँ पे हम लोगों को गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। इसके अलावा 10 राग युद्ध या फिर 10 राजाओं का युद्ध या फिर इसी को 10 राजन युद्ध भी हम लोग जानते हैं जो कि एक युद्ध था और जो आपका रावी नदी जिसको प्राचीन समय में पारुष्णी या फिर पुरुषनी नदी या फिर इसी को इरावती नदी कहते हैं, इसके किनारे ही लड़ा गया था 10 राग युद्ध। और इस युद्ध का भी जो है उल्लेख वो आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो आपके देवता सोम का यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है और ऋग्वेद का 10वां मंडल इसमें चातुर्वर्ण्य समाज यानी कि समाज को 4 भागों में बांट के जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसका यहाँ पे संकल्पना देखा जाता है यानी कि चातुर्वर्ण्य समाज का। ऋग्वेद का 2 ठो ब्राह्मण ग्रंथ भी है, कौन कौन है वो देख लीजिए। तो ऋग्वेद की अगर हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें वो 2 है, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशिकीय या फिर इसी को ही संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। नोट: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। तो ऋग्वेद को यूनेस्को के द्वारा विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया गया है। तो ये सभी सारी बातें जो है वो आपका ऋग्वेद से संबंधित था। अब देख लीजिए यजुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी। ये जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन मिलता है और यही कारण है कि इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद जो है वो आपका पद और गद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद के भाग है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसको 2 भागों में बांटा जाता है।
शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद में है, और जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है वो आपका पद और गद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले व्यक्ति को पुरोहित या फिर इसी को ही अर्धवर्यु कहा जाता था। ऋग्वेद में होत्र और यजुर्वेद में अध्वर्यु। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद की बात की जाए तो वो है आपका कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेता स्वित्रो उपनिषद और साथ ही साथ मैत्रायणी उपनिषद है। इसके अलावा नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ था, जो कि आपका कठोपनिषद में ही देखने को मिलता है, और इसी कठोपनिषद में ही ओम शब्द के महत्व को भी दर्शाया गया है। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो है आपका ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध जो है वो आपका आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, जो कि है आपका शतपथ ब्राह्मण और आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके अलावा देख लीजिए नेक्स्ट आपका सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में जानकारी देखने को मिलती है कि साम का अर्थ गान होता है, जिसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पे गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और जो हम लोग 7 स्वर बोलते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, इसकी उत्पत्ति यहीं से देखने को मिलती है। सामवेद में टोटल 1875 ऋचाएँ हैं, और सामवेद के मंत्रों को गाने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद की बात की जाए तो वो है आपका छांदोग्य उपनिषद और आपका जैमिनीय उपनिषद। इसके बाद देखिए तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी है, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण। नेक्स्ट हम लोग अंतिम वेद पढ़ते हैं, जो कि है आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद के बारे में क्या है जानकारी देखने को मिलता है वो देखिए। अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्व तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में, यानी कि सबसे अंतिम में इसी को लिखा गया था। और इसका जो है वो अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि के द्वारा इसका रचना किया गया था। इस कारण से इसको अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। और अथर्व वेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय और लगभग 6000 मंत्र इसमें शामिल है। अथर्व वेद में ही ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अनेक विषयों का इसमें संकलन मिलता है। इसमें एक विषय नहीं है, इसमें विविध विषय शामिल किए गए हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के उपनिषद मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श जो है सत्यमेव जयते ये लिया गया है, और इसी में ही जो है वो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री भी बतलाया गया है। इसके अलावा देख लीजिए इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सबको चारों को मिला दे तो इन्हीं को चारों को जो है वो आपका संहिता कहा जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, वेद, ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और इसके ज्ञानी, इसकी बात की गई है। जो आपका ऋग्वेद है इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिक्य ब्राह्मण। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और इसमें आपका प्रजापति का इसमें जिक्र मिलता है। सामवेद में देखिएगा तो सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 ठो है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और इसमें आपका नारद मुनि का जिक्र मिलता है। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को हम लोग अध्वर्यु कहते हैं, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके अलावा देखिएगा तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो आपका है धनुर्वेद, और यजुर्वेद में हम लोगों को विश्वामित्र की जानकारी देखने को मिलती है। अथर्ववेद, इसमें जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उसको ब्रह्मा कहते हैं। और अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण, और अथर्ववेद का उपवेद जो है वो आपका शिल्प वेद है। और अथर्ववेद में हम लोगों को विश्वकर्मा की जानकारी मिलती है। तो ये आपके संहिता यानी कि चारों वेद की जानकारी हम लोग देख चुके हैं। अब आपको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ना है। ये जो ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इसकी जानकारी देखना है। सबसे पहले संहिता यानी कि चारों वेद के पश्चात
ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान आता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की चर्चा करें तो इसमें बताया जाता है कि संहिता के बाद यानी कि चारों वेदों के बाद जिसका स्थान आता है वो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इनसे जो है वो आपका उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर आपको ऋग्वेद कालीन समाज के बारे में जानना है तो आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा, और वहीं आपका अगर उत्तर वैदिक कालीन समाज को जानना है तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक को पढ़ना पड़ेगा। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं, और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि निम्न तालिका में क्रमशः उल्लेखित है। अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद के लिए 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। वहीं सामवेद के लिए आपका पंचविंश और षड्विंश ब्राह्मण है, और यजुर्वेद के लिए शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। वहीं अथर्ववेद के लिए गौपथ ब्राह्मण देखने को मिलता है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वनों में रचना की गई पुस्तकों को आरण्यक कहा जाता है। और उपनिषद का अगर हम लोग बात करें तो उपनिषद जो है वो आपका, उपनिषद शब्द का जो साधारण अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना या फिर उपवेशन या फिर समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, यही आपका उपनिषद कहलाता है। कुछ मान्यताओं के मुताबिक उपनिषदों की संख्या जो है वो आपका 108 है, तो कुछ विद्वानों के मुताबिक उपनिषदों की संख्या 200 से भी ज़्यादा है। इनमें से 13 उपनिषदों की विशेष मान्यता है, और वो आप उपनिषद आप पढ़िएगा कौन कौन है सो। इसके अलावा देखिएगा तो आप पाइएगा कि वेदांग भी देखने को मिलते हैं, और वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जो कि कौन कौन है। शिक्षा है, ये शिक्षा में आपका उच्चारण विधि को समझाया जाता है। ज्योतिष है जिसमें भाग्य फल को समझाया जा रहा है। कल्प है जिसमें आपका कर्म कांड को समझाया जाता है। व्याकरण है जिसमें आपका शब्द का व्युत्पत्ति कैसे होता है ये समझाया जाता है। निरुक्त है जिसमें हम लोग भाषा विज्ञान को समझते हैं। छंद है जिसमें हम लोग चतुष्पदी श्लोक को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा अज्ञादि करने में ये सहायक है। तो वेदों को समझना है, उसका उच्चारण सही से करना है, तो आपको वेदांग का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा देख लीजिए एक आपका निरुक्त भी होते हैं। तो निरुक्त की जो रचना है वो आपका यास्क महोदय ने, कल्प की रचना गौतम ऋषि ने किया है। तो जो आपका वेदांग है निरुक्त, तो निरुक्त वेदांग की रचना यास्क महोदय के द्वारा, जबकि कल्प वेदांग की रचना गौतम ऋषि के द्वारा किया गया है। वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं इनको उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वैदिक काल में जौ को यव और गेहूं को गोधूम और चावल को व्रीहि कहा जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आइए महाकाव्य की तरफ चलते हैं। तो वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्य का समय आता है, और इसमें रामायण और महाभारत मुख्यतः शामिल है महाकाव्यों में। तो महाभारत को व्यास की कृति माना जाता है, यानी कि वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया है, और इससे 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईस्वी तक का जानकारी जो है वो आभास मिलता है। हटाइए, इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखिए ना कि जो महर्षि वेद व्यास है इसी को महाभारत का रचनाकार माना जाता है। महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे, और इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह। तो महाभारत का पहले नाम था जय संहिता, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में यानी कि बाद में महाभारत में श्लोकों की संख्या जो है वो आपका 24,000 हो गया, और यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा देखने को मिलती है। बाद में देखिएगा अंततः महाभारत में अब जो है वो 1 लाख श्लोक हो गए हैं, और
तदनुसार यह जो है वो 17वीं संहिता या फिर महाभारत कहलाने लगी, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब इसमें 1 लाख श्लोक हो गया है, तब इसका नाम महाभारत पड़ा है। क्लियर? आगे देखिए। वाल्मीकि के द्वारा रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। वाल्मीकि रामायण में मूलतः कितने श्लोक थे? 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए। और अंततः देखा जाए तो रामायण में 24000 श्लोक हो गए हैं। और रामायण की रचना जो है वो संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। तब से यह 5 अवस्थाओं में गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था जो है वो ईसा की 12वीं सदी में आई। और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था और इसमें लगभग 24000 श्लोक देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग सदी में, अलग अलग सदियों में इसकी रचना हुई है। इसके अलावा पुराण भी है। तो पुराणों में सबसे प्राचीन भारतीय पुराण देखा जाए तो पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। तो जो आपके पुराण हैं, पुराणों में ही प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन देखने को मिलता है। और पुराणों की जो संख्या है वो आपका 18 बताई गई है। और अधिकांश पुराणों की जो रचना है वो आपका 3री और 4थी शताब्दी में ही किया गया है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता जो है वो आपका लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और इसी को जो है वो 5वां वेद यानी कि वेदों का वेद पुराणों को कहा जा रहा है। 5वां वेद या फिर इन्हीं को ही वेदों का वेद कहा जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण है। और पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का यहाँ पे परिचय करवाता है और इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। स्त्री और शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वह इसे सुन सकते थे। थोड़ा सा विष्णु पुराण देख लीजिए। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और मत्स्य पुराण में ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। वहीं वायु पुराण, इसमें हम लोगों को गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और इसमें वर्णन है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पीता था। बाप रे बाप। अन्य जो वैदिक साहित्यों की बात की जाए तो इसमें आपका मैत्रेयनी है, स्मृति ग्रंथ है। मैत्रेयनी जो है वो आपका स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो है वो आपका मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है तथा नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो ये आपके कुछ स्मृति ग्रंथ भी हो जाते हैं। अब देख लीजिए वैदिक संस्कृति का काल विभाजन। तो वैदिक संस्कृति काल विभाजन किया गया है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं और वहीं 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब हम लोग पहले ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि ऋग वैदिक काल की अगर विशेषताएं देखें तो सबसे पहला पॉइंट, यह काल विवादास्पद होने पर भी माना जाता है कि इस अवधि में ऋग्वेद संहिता की रचना हुई है। यह काल विवादास्पद होने पर भी ये चीज़ माना जाता है कि इसी काल में यानी कि ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी। सिंधु सभ्यता के विपरीत यह जो सभ्यता थी वो मुख्यतः ग्रामीण थी, यानी कि ऋग वैदिक काल कैसी थी? ग्रामीण थी। पशुपालन जो है वो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था और कृषि जो है वो आपका गौण था, यानी कि छोटे स्तर पे होता था। आर्यों के जीवन में घोड़ा का बहुत ही अधिक महत्व था और ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था। आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित जो भी विद्वानों का अलग अलग मत है वो देख लीजिए। प्रोफेसर मैक्स मुलर साहब बोलते हैं कि इनका जो मूल निवास स्थान है मध्य एशिया है, यानी कि बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में है। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि इनका जो निवास है वो उत्तरी ध्रुव है। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि इनका क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश है। वहीं दयानंद सरस्वती साहब बोलते हैं कि तिब्बत वाला क्षेत्र इनका निवास स्थान है। और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि इनका जो निवास स्थान, जो मूल निवास स्थान है वो दक्षिणी रूस है आर्यों का।
इसके अलावा गंगानाथ झा ये ब्रह्म ऋषि देश को इनका निवास स्थान मानते हैं। वहीं गाइल्स महोदय हंगरी और डेन्यूब घाटी को मानते हैं। प्रोफेसर पेंका साहब जर्मनी का मैदानी क्षेत्र को मानते हैं। और अधिकांश विद्वान जो है वो मैक्स मुलर के मत को स्वीकार करते हैं। अतः अतः कहा जा सकता है कि आर्यों का जो है मूलतः निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। इसी को ही ज़्यादा सर्वमान्य माना गया है। आर्यों का भू विस्तार देखिए क्या है सो, तो बताया जाता है कि ऋग्वेद के अनुसार आर्य अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के फैले हुए थे। सतलज नदी से लेकर यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका ब्रह्मवर्त कहलाता था। वहीं गंगा, यमुना, दोआब और सीमावर्ती क्षेत्र ब्रह्म ऋषि देश के नाम से कहलाया जाता था। बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का विस्तार हो गया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियाँ कौन कौन सी है वो देखिए। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी कही गई है। और सरस्वती नदी को ही देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा गया है। गंगा का नाम ऋग्वेद में एक बार, यमुना का जिक्र 3 बार ऋग्वेद में हुआ है। प्राचीन नदी देखिए और उनका आधुनिक नाम। रावी नदी आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम पारुष्णी। सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। गोमल नदी का प्राचीन नाम गोमती। वहीं काबुल नदी का प्राचीन नाम कुंभ या फिर कुंभा। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा। कुर्रम नदी का प्राचीन नाम कुमू। इंडस नदी का प्राचीन नाम सिंधु। ये हो गया। अब देख लीजिए ऋग्वैदिक जो समाज है इसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी ऋग्वैदिक काल में। तो जो आपका समाज था वो आपका परिसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई जो है वो आपका परिवार थी यानी कुल थी, जिसका प्रमुख जो है वो आपका कुलप होता था। संयुक्त परिवार की यहाँ पे प्रथा देखने को मिलती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, जिसमें बोला गया है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्राह्मण ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा के जांघों से और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से निकले हैं। स्त्रियों को सम्मान यहाँ पे प्राप्त था ऋग्वैदिक काल में, तथा इनको शिक्षा का अवसर भी दिया गया था। ऋग्वेद में ही विदुषी स्त्रियाँ भी थी, जैसे कि लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा, इन सभी का उल्लेख मिलता है। आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़की को अमाजु कहा जाता था। अब मृतकों का दाह संस्कार वो प्रमुख था, परंतु दफनाने की भी प्रथा यहाँ पे देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था देखिए तो समाज जो है आपका कबीलाई संगठन पर आधारित होता था। समाज का प्रमुख जो है वो आपका गोप कहलाता था। और आर्यों को पंचजन कहा गया था क्योंकि 5 प्रमुख कबीले थे। संरचना देखिए तो सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका हेड कुलप होता था। कुल से बड़ा ग्राम होता था, जिसके हेड ग्रामिणी होता था। ग्राम से बड़ा विष होता था, जिसके हेड विषपति होते थे। विष से बड़ा जन होता था, जिसके हेड जनपति कहलाते थे। और जन से भी बड़ा राष्ट्र होता था, जिसके हेड राजा कहलाते थे। तो कुल मिल के ग्राम कई सारे ग्राम मिले तो विष, कई सारे विष मिले तो जन, कई सारे जन मिले तो राष्ट्र, ये बनता था। और राष्ट्र का हेड राजा होता था। इसके अलावा देख लीजिए 10 राग युद्ध की जानकारी देखने को मिलती है, जो कि पारुष्णी यानी कि प्रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और ये भारतों के राजा सुदास और 10 जनों यानी कि 5 आर्य प्लस 5 अनार्य के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। अंत में इसमें जो जीत है वो आपका राजा सुदास की होती है। और इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। संस्थाओं की बात की जाए तो सभा यहाँ पे जो है वो श्रेष्ठ वर्ग की संस्था थी। समिति जो है वो आपका जन सामान्य की संस्था थी। और ये यहाँ पे जो है वो राजा का चयन करना, राजा को हटाना, ये सभी इसमें निर्णय लिया जाता था। विदत की बात की जाए तो यह सबसे प्राचीन संस्था थी। और स्त्रियाँ जो आपका सभा और समिति में भाग ले सकती थी ऋग्वेद में। बलि ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था एक तरह से। राजा को गोप्ता, जनस्य यानी कि जनता का रक्षक, और पूरा भेत्ता यानी कि नगर विजेता भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति देखिए तो बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था ग्रामीण और पशुपालन आधारित थी। पशुपालन मुख्य था, कृषि गौण थी। गाय जो पवित्र थी, धान का माप होता था, विनिमय का माध्यम था। यहाँ पे गविष्टि गाय प्राप्ति के लिए संघर्ष होता था। और अघनिया जिसे मारा नहीं जा सकता यानी कि गाय को। पुत्री को दुहिता कहा जाता था।
क्योंकि वह गाय का दूध दूहती थी। और कृषि में केवल एक अनाज यानी कि यव, जिसको जौ कहा जाता है, इसका उपजाव होता था। अयस, ये शब्द जो है वो तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त होता था, और लोहा यहाँ पे ज्ञात नहीं हुआ था, वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसको पुरंदर भी कहा जा रहा है, और इनके ऊपर 250 से अधिक सूक्त देखने को मिलते हैं। दूसरे स्थान पे अग्नि है, इनके ऊपर 200 सूक्त देखने को मिलते हैं। वरुण को जल और समुद्र व ऋतु संतुलन का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पतियों का अधिपत्य तथा मादक पेय का देवता माना जाता था। वहीं जो मरुत है वो आपके आंधी के देवता थे, और देवियाँ जो है वो आपका आदिति है, उषा है। वहीं उपासना के प्रमुख स्थान देखिए तो आपका स्तुति पाठ है और यज्ञ बलि है। वहीं विष्णु जो है वो आपके पालन करता है, और पूषण जो है वो आपके पशुओं के देवता है। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका ये जो है ऋग वैदिक काल ये कंप्लीट हो जाता है। और ऋग वैदिक काल में यहाँ से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कुछ, ठीक है, इतना याद हो जाएगा, इतना काफ़ी है। इससे आप ऋग वैदिक काल के बारे में अच्छा खासा डाटा लिख पाइएगा। तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक ऋग वैदिक काल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, और मीडिएवल हिस्ट्री में हम लोग आपका शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे महमूद गजनवी के बारे में, आज हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल थी, और राजपूत राज्यों में आंतरिक संघर्ष, उत्तर पश्चिम सीमा पर कोई भी संगठित सुरक्षा व्यवस्था न होना, तथा मुस्लिम विश्व में सैन्य संगठित सल्तनतों का उदय होना, इन सभी परिस्थितियों ने भारत को विदेशी आक्रमणों के लिए क्या बना दिया, संवेदनशील बना दिया। और यही वह समय था जब गजनी के बाद गौर की सत्ता उभर कर सामने आई, और मोहम्मद गौरी ने भारत को अपने विस्तार का मुख्य लक्षण बताया या मुख्य लक्ष्य बताया। मोहम्मद गौरी का भारत प्रवेश ये 1175 से लेकर 1205 तक चलता है, लगभग 30 साल तक। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके आरंभ किया। इसके बाद उसने उच्च, सियालकोट, पंजाब तथा सिंध के क्षेत्रों में निरंतर सैन्य गतिविधियां चलाई। लगभग 30 वर्षों तक गौरी भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा, कभी विजय के उद्देश्य से तो कभी अपने विजित प्रदेशों की रक्षा करने के लिए। उनकी जो रणनीति क्रमिक विजय, संगठित सैन्य शक्ति और राजपूतों के विखंडन का लाभ उठाना था, उसकी रणनीति यही थी। इसके अलावा गजनवी वंश की भांति केवल लूट के उद्देश्य से नहीं आता था, बल्कि भारत में स्थायी सत्ता स्थापित करना चाहता था गजनी मोहम्मद गौरी। गुजरात पर आक्रमण और पहली पराजय 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात के समृद्ध राज्य पर आक्रमण किया। उसके बाद यहाँ पर मूल राज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय की जो माता नायिका थी, नायिका देवी ने सेना का नेतृत्व किया था, और ये जो युद्ध है वो आपका राजस्थान के आबू पर्वत के निकट लड़ा गया था, और इसमें गौरी की सेना को निर्णायक पराजय मिली थी, और यह उसकी भारत में पहली सैन्य हार थी। और इस पराजय का महत्व यह था कि गौरी ने महसूस किया कि गुजरात के माध्यम से भारत जीतना वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। उसने आगे से भारत में प्रवेश करने के लिए पंजाब और लाहौर जैसे मार्गों को अपनाया। उसने सिंध व पंजाब के राज्यों को जीतकर धीरे धीरे राजपूतों की शक्ति को चुनौती दी। ठीक है ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसी के बीच में आपका होता है तराइन का युद्ध। तो जो तराइन का युद्ध है ये भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक तरह से निर्णायक मोड़ था। यहाँ से पूरा मीडिएवल हिस्ट्री ही चेंज हो जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो आपका 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और बोला जाता है कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का आमना सामना तराइन यानी कि तबार हिंद के मैदानी क्षेत्रों में हुआ, और पृथ्वीराज की सेना विशेषकर दुर्जना द्वितीय, चांद बरदाई, गोविंद राज आदि सरदारों ने प्रभावी नेतृत्व किया था। और युद्ध में गौरी जो है वो हार गया था, और पृथ्वीराज ने उसे क्षमा कर दिया था। अगर उसी से मार देता मोहम्मद गौरी को तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। इतिहासकार मानते हैं कि यह दया भाव
राजपूत राजनीतिक दूरदर्शिता की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि गौरी ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि राजपूतों की उदारता के रूप में देखा। इसके बाद फिर 1192 ईस्वी में 1 साल के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और अगले ही वर्ष गौरी ने अधिक संगठित, योजनाबद्ध और विशाल सेना के साथ पुनः आक्रमण कर दिया और इस बार सेना का संचालन वो तुर्की घुड़सवार, धनुधारी और तेज गति से वार करने वाली टुकड़ियों के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इस युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर था। कुतुबुद्दीन ऐबक, परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गया और राजपूतों की शक्ति यहाँ पे निर्णायक रूप से टूट गई और उत्तर भारत में तुर्की शासन स्थापित जो है वो हो गई। और यह युद्ध भारत के इतिहास में गंगा यमुना के मैदान पर सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है और इसमें 1192 ईस्वी की विजय के बाद गौरी ने कन्नौज के शक्तिशाली गढ़वाल शासक जयचंद को चुनौती दी और इन दोनों के बीच में, जयचंद और गौरी के बीच में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जो कि वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना तट के किनारे है। यहाँ पे युद्ध हुआ और इस युद्ध में गौरी ने जयचंद को गिराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और इस घटना के बाद क्या हुआ कि मध्य गंगा जो घाटी है वहाँ पे भी तुर्कों का वर्चस्व हो गया और फिर राजनीतिक रूप से राजपूत राज्यों का पतन जो है यहीं से प्रारंभ हो गया। मोहम्मद गौरी का धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था वो देख लीजिए। धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो मोहम्मद गौरी का, वो हम लोगों को सिक्कों से जानकारी यहाँ पे मिलता है। गौरी के कई सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है तथा दूसरी ओर अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ है। यह दर्शाता है कि गौरी स्थानीय संवेदनशीलताओं को समझता था और उसने प्रशासनिक प्रबंधन में व्यवहारिक नीति अपनाई थी। तुर्कों के शासन में भी प्रारंभिक काल में भारतीय परंपराओं को पूर्णतः वो हटाया नहीं था, वरना विरोध होता। इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। गौरी की विजयों के बाद उत्तर भारत में इक्ता प्रथा प्रारंभ हो गई थी और इक्ता ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र थे जिन्हें सैन्य अधिकारी या फिर अमीर राजस्व के बदले में प्राप्त करते थे। इक्ता आगे देखिए क्या बात है। सो बोला गया कि इक्ता व्यवस्था से जो है वो आपका सैनिक व्यवस्था मजबूत हुआ, प्रशासनिक ढांचा जो है वो आपका केंद्रीकृत हुआ और तुर्कों का जो शासन है वो स्थिर हो गया। अब देख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1192 से लेकर 1206 इसी के बीच में होता है। तो बोला जा रहा है कि मोहम्मद गौरी ने अपने ऐबक को भारत विजित क्षेत्रों या प्रदेशों पर अपना प्रमुख प्रतिनिधि नियुक्त किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और 1192 से लेके 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया, राजपूत प्रतिरोधों का दमन किया, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तुर्की प्रभुत्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह गौरी का वो नायब था तथा उसी के नाम पे वो शासन चलाता था। इसके बाद देख लीजिए बिहार और बंगाल की विजय। बख्तियार खिलजी का यहाँ से उदय होता है। बिहार की जो विजय गाथा है वो 1193 से 1202 के बीच में देखने को मिलता है। बताया जाता है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो एक साधारण दास था, तुर्की सेना में अपनी योग्यता से ऊंचे पद पर पहुंचा। देखिए इसके पीछे का एक घटना ये है कि जब मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया तो वो अपना 4 गो प्रतिनिधि छोड़ दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यालदोज और आपका बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का क्षेत्र दिया, आसपास का क्षेत्र, बख्तियार खिलजी को बिहार का क्षेत्र दिया। इस तरह से बांट दिया था वो क्षेत्र। कुछ क्षेत्र कुबाचाओं को दिया, कुछ क्षेत्र यालदोज को भी दिया। फिर जो बख्तियार खिलजी जो है वो आपका वो उसको बिहार वाला क्षेत्र दिया था और उसने 1193 से लेकर 1202 के बीच में बिहार के विशाल क्षेत्र पर वो कब्जा कर लिया और नालंदा तथा विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय को वो जलाकर नष्ट कर दिया और बिहार के जो राजधानी है उदंतपुर, उसके ऊपर वो अधिकार कर लिया था। और यह जो घटना है वो भारतीय शिक्षा संस्कृति के लिए ये अत्यंत विनाशकारी घटना थी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट करना।
इसके बाद देख लीजिए बंगाल की विजय, ये आपका 1191 से लेकर 1203 में किया। तो बख्तियार खिलजी जो है पहले बिहार का विजय किया, उसके बाद बंगाल का विजय किया। तो बताया जा रहा है कि बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन इसको जो है बख्तियार खिलजी ने तेज गति युद्धक नीति से पराजित किया, और तुर्की सेना अचानक नदिया पहुंची और वहाँ पे लूटपाट पहुंच गई थी, लूटपाट हुई थी। नदियाँ एक जगह है। नगर ने बिना प्रतिरोध आत्मसमर्पण कर दिया नदिया के लोगों ने, और नदिया के शासक जो थे बंगाल में है जो है लक्ष्मण सेन, वो पूर्वी बंगाल में जाकर कुछ समय तक शासन किया, और बख्तियार खिलजी ने संपूर्ण बंगाल को जीतकर लखनौती को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद देख लीजिए तुर्की विजय के परिणाम। तो तुर्की विजय के परिणाम क्या हुए? ग्रामीण और आपका शहरी क्रांति हुआ। तो इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार तुर्कों की विजय ने भारत में शहरी क्रांति और ग्रामीण जो है क्रांति लाई। यहाँ पे देखते हैं अगर शहरी क्रांति देखिए तो शहरों में नए नगरे, किलों, प्रशासनिक केंद्रों, बाजारों तथा सैनिक छावनियों का विकास हुआ। वहीं ग्रामीण क्रांति के रूप में देखिए तो नई भू राजस्व प्रणाली, इकता व्यवस्था, नई कृषि तकनीकें और गहन कृषि का विस्तार हुआ, गहन खेती का। और इन परिवर्तनों ने भारत के मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक ढांचे को जो है वो एक तरह से वो नया रूप दिया। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मोहम्मद गौरी में एक पॉइंट यहाँ पे इस में नहीं दिया हुआ था कि मोहम्मद गौरी जब यहाँ से भारत से वापस लौटा तो वो अपना जो जीता हुआ क्षेत्र था वो अपने 4 गो उत्तराधिकारियों को दे के गया। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यालदोज और बख्तियार खिलजी को। फिर देखिए बख्तियार खिलजी जो है वो पहले बिहार को जीता, उसके बाद वो बंगाल की तरफ रुख किया और बंगाल को भी जीत लिया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि कितना बड़ा ये चेंजिंग देखने को आता है। अब हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग प्लासी का युद्ध जो था एक बहुत निर्णायक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो आपका बक्सर का युद्ध उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग प्लासी का युद्ध देखते हैं जो कि आपका 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कहानी परिवर्तन हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो आपका 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो एक तरफ आपका सिराजुद्दौला था जो कि बंगाल का नवाब था, और एक तरफ आपका रॉबर्ट क्लाइव था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वो नेतृत्व कर रहा था। इन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध होता है, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व जो है वो आपका मीर जाफर तथा राजा दुर्लभ राय ने किया था। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान दुर्लभ राय अंग्रेजों से मिल जाते हैं। अतः युद्ध से पूर्व ही यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक तरह से एक विश्वासघात था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर के पुत्र मीर जो है मीरन ने मोहम्मद बैग के द्वारा उसकी हत्या करवा देता है। तो इसी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ जो विश्वासघात किया सेनापति मीर जाफर, तो मीर जाफर को मरवा देता है सिराजुद्दौला का बेटा मीरन, किसके मदद से? मोहम्मद बैग के द्वारा। अंत में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का जो है वो नवाब क्या कर देता है? बंगाल का नवाब बनाता है, और जो मीर जाफर है वो आपका एक तरह से जो सिराजुद्दौला का सेनापति था वो मीर जाफर एक तरह से कठपुतली बन गया था अंग्रेज़ों का। और मीर जाफर जो है वो आपका मीर जाफर वो 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, यानी कि 3 साल तक बंगाल पे शासन किया कठपुतली बन के। बोला जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया, और बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ पे मुक्त व्यापार करने का जो है वो अधिकार मिल गया, तथा कलकत्ता के समीप 24 परगने की जमींदारी भी उनको प्राप्त हो गई, जमींदारी। इसके अलावा देखिएगा तो प्लासी के युद्ध के उपरांत भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, और नवाब जो है वो एक तरह से आपका कठपुतली बन गया।
यद्यपि मीर जाफ़र ने कंपनी की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, किंतु अब उसे पछतावा होने लगा, क्योंकि कंपनी की उपहार और रिश्वत संबंधी मांगों से उसका जो खजाना है वो खाली होने लगा। तो मीर जाफ़र को भी बाद में समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा देख लीजिए, मीर जाफ़र के बाद 1760 में आपका मीर कासिम गद्दी पे बैठता है, बंगाल की गद्दी पे। पहले मीर जाफ़र बैठा 1757 से 1760 तक, फिर मीर कासिम गद्दी पे बैठा 1760 से 1763 तक। तो बोला जा रहा है कि कंपनी ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र के स्थान पे उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिए, और मीर कासिम ने नवाब बनते ही कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चट्टोगांव या फिर चिटगांव जिलों की जमींदारी सौंप दी। मीर कासिम एक योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था, और वह बंगाल के अंग्रेज़ों के लिए एक तरह से वो बंगाल में अंग्रेज़ों के लिए खतरा बन गया। और मीर कासिम ने भी ये महसूस किया कि स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु उसको धन और कुशल सेना की आवश्यकता है। अतः उसने राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करके यूरोपीय आधार पर एक आधुनिक एवं अनुशासित सेना का गठन करने का प्रयास किया। और इसके साथ ही नवाब 1717 ईस्वी के शाही फरमान का कंपनी के नौकरी द्वारा दुरुपयोग रोकने का जो प्रयास है वो कर रहा था। तो क्या किया, 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया गया था, और शाही फरमान का कंपनी के नौकरी द्वारा दुरुपयोग रोकने का प्रयास किया गया, जबकि इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे आयात के लिए हो या निर्यात के लिए हो, उस पर कोई भी कर नहीं लगाया जाए। इसको हटाइए, इसको याद मत रखिएगा। नवाब ने भारतीय व्यापारियों एवं सौदागरों के हितों के लिए अनेक कार्य किए तथा कर वसूली समाप्त कर दी, जो भारतीय व्यापारियों को पहले देनी होती थी। ये भी उतना ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार अंग्रेज भारतीय व्यापारियों एवं अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार में समानता का अधिकार देने को तैयार नहीं था। मीर कासिम इन्हीं नीतियों के कारण कंपनी ने उसे हटाने का निर्णय किया, और मीर जाफ़र को पुनः जो है वो बंगाल का नवाब बना दिया। तो इतना मत याद रखिएगा, इतना होल छोल मत याद रखिए, होल जोल केवल इतना याद रख लीजिएगा ना कि प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला का, एक तरफ सिराजुद्दौला था, एक तरफ आपका रॉबर्ट क्लाइव था। यहाँ पे सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र और राजा दुर्लभ राय, ये दोनों जाकर अंग्रेज़ों से मिल जाता है। फिर अंग्रेज़ जो है वो क्या करते हैं, इस युद्ध में मीर जाफ़र को जो राजा बना देते हैं। बाद में मीर जाफ़र देखते हैं कि भैया ब्रिटिश लोग उसका केवल यूज कर रहा है, कठपुतली बना दिया है, तो वो हल्का सा भी विरोध किया ब्रिटिश लोगों का, तो कंपनी उसको हटाकर मीर कासिम को राजा बना दिया। फिर मीर कासिम भी उसके कठपुतली के अनुसार काम कर रहा था। बाद में मीर कासिम को भी महसूस हुआ कि ये हमारा यूज कर रहा है, तो मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को जो वो क्या बना दिया, नवाब बना दिया बंगाल का। इस तरह से देखिएगा प्लासी के युद्ध में 2-3 काम होता है, और ये घटना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं, खाली इतना याद रखिएगा कि मीर कासिम, ये प्लासी युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, नेतृत्व कौन कर रहा था, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, वो बस इतना याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो ज़्यादा आपको डिटेल से इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो है वो आपका प्लासी का युद्ध, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है, और ये ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटा सा ही था। तो प्लासी का युद्ध वाला जो टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग देखें तो ये आपका टेस्ट नंबर 1 जो है, मतलब सॉरी पेपर 1 का जो ये जो टेस्ट नंबर 3 है, इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। और पहले पार्ट में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल पढ़े, जिसमें हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी पढ़े। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग मुस्लिम आक्रमण, इसमें हम लोग मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखे। उसके बाद आधुनिक भारत में हम लोग प्लासी युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था, इसको देखे। पार्ट 2 में हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे, जिसमें हम लोग भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर देखें हम लोग तो इसी में हम लोग फिर भारत का जो है वो भारतीय राजनीति और शासन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नागरिकता वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में हम लोग जनसांख्यिकी विशेषताएं देखेंगे, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोग यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन शक्ति, मतलब गुरुत्व के अधीन गति, आनुवांशिकता, जैव उर्वरक, इनको पढ़ेंगे। झारखंड वाले सेक्शन में हम लोग
धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे और मिसलिनियस वाले टॉपिक में हम लोग नगरीकरण वाले सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा तो ये भी आपका 3 पार्ट और आएगा और 3 पार्ट में इस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब ये टेस्ट नंबर 3 को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे जो कि आपका पेपर 1 में है। तो अब बस आप टेस्ट लगाते चलिए और इसको पढ़ते चलिए, इसको याद करते चलिए और ये वीडियो को देखते जाइए तो आपको रिकॉल होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास को भी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इसका सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।